Welcome to Saral Study, the easy way to study. In this video, we will going to discuss about class 11th biology, chapter 2, the biological classification. इससे पहले हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा. उसमें हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़े कि लिविंग होने के क्या क्राइटेरिया है, एज वेल एज टेक्सोनॉमी पढ़ा. सो अब हम इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे. और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज़ रीच्ड, जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कैसे बना है, किसने कंट्रीब्यूट किया, किसने रिसर्च किया, एंड फाइनली जो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सबसे पहला ये काम एरिस्टोटल, द फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, उन्होंने किया. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सिंपल क्राइटेरिया लिया, जस्ट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, प्लांट और एनिमल्स. मॉर्फोलॉजिकली उन्होंने देखा और कह दिया कि हाँ भाई ये दो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. एक को उन्होंने नाम दिया प्लांट और दूसरे को एनिमल. अब उन्होंने देखा भाई प्लांट्स भी अगर देखें तो अलग अलग वैरायटी के हैं. कोई छोटे बिल्कुल ग्रासेस लाइक, थोड़ी कोई झाड़ियाँ हैं और कुछ लंबे लंबे ट्रीज़ हैं. तो उनके बेसिस पर उन्होंने प्लांट को हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़ में कैटेगराइज किया. वहीं एनिमल्स को उन्होंने किसके पास आरबीसी है और किसके पास आरबीसी नहीं है, उनके बेसिस पर उन्होंने एनिमल्स को बताया. जैसे आप देखें, अगर आपने कभी भी किसी इंसेक्ट के ऊपर पैर रख दिया, उसे मारा हो, तो कभी उसमें से रेड ब्लड नहीं निकलता. क्यों नहीं निकलता? बिकॉज दे लैक आरबीसी, उनके पास आरबीसी होते ही नहीं. बट वहीं हमें एक छोटा सा कट लग जाता है तो आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड रेड है ना. तो इनके बेसिस पर एरिस्टोटल में वेरी इनिशियली उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया. फिर लेटर ऑन कुछ सालों बाद कार्लस लीनियस, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, उन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया. इन द ईयर 1735 ही क्लासिफाइड टू किंगडम सिस्टम, प्लांटे एंड एनिमेलिया. इन्होंने भी क्राइटेरिया रखा कि भाई सेल टाइप क्या है, किस तरीके का सेल है, किस तरीके का नहीं. और फाइनली इनमें भी कुछ कमियां रह गई जो धीरे से ये सिस्टम भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. अकॉर्डिंग टू कार्लस लीनियस उन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया. उन्होंने एक किंगडम नाम दिया प्लांटे और वहीं दूसरा किंगडम नाम दिया एनिमेलिया. फिर प्लांटे में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे जो खुद फूड बनाते हैं और नहीं बनाते. लाइक प्लांट अपना खुद बनाता है, एनिमल्स नहीं बनाते. सेल वॉल है इनके पास, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है. तो ये छोटे छोटे क्राइटेरियाज को लेकर लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया. लेटर ऑन फिर कुछ सालों बाद इन 1866 थ्री किंगडम सिस्टम आया. जो कार्लस लीनियस ने सिर्फ प्लांट और एनिमल को रखा. अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, वो प्रोकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं. ये सारी चीज़ें उनकी कमी रह गई. तब फिर अब देखा जाए तो अमीबा, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, वो उनका कहीं पर भी टू किंगडम सिस्टम में जिक्र ही नहीं था. इसलिए फिर अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया. और थ्री किंगडम सिस्टम में उन्होंने थ्री किंगडम्स बनाए, एनिमेलिया, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा. थ्री किंगडम अकॉर्डिंग टू हैकेल इज एनिमेलिया, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा. एनिमेलिया में एनिमल्स, प्लांटे में प्लांट. बट कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों की कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे, उनको किस में पुट कर दिया गया? प्रोटिस्टा में पुट कर दिया, लाइक प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स. बट लेटर ऑन भाई यहाँ पर भी कुछ कमियाँ रह गई कि कौन सा, किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, किसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, ये भी अभी कोई बातें कहीं नहीं हुई. तो लेटर ऑन इन 1938 four kingdom system was proposed by Herbert Copeland.
कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम बनाया, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर पता चलने लगा, स्ट्रक्चर केमिकल कॉम्पोजिशन पता चलने लगे, ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया, और उनके 4th किंगडम, 3 तो बिल्कुल जो हैकल ने दिए थे, एनिमेलिया, प्लांटे एंड प्रोटिस्टा, इन्होंने अब उसमें एक और ऐड कर दिया, दैट इज किंगडम फंजाई। फिर भी वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इसलिए उनका किंगडम सिस्टम भी 4 किंगडम सिस्टम वाज रिजेक्टेड। एंड लेटर इन 1969 the best of all the yet given classification was 5 kingdom, और 5 kingdom classification में विटेकर ने 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, जो अभी तक किसी को नहीं पता था कि यूनिसेलुलर किस में आना है, मल्टी सेलुलर किस में आना है, किस तरीके का उनका सेल है, क्या उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने में क्राइटेरियाज डिसाइड किए, कैरेक्टर कन्फाइन किए, और उनके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। 5 किंगडम सिस्टम में जो अभी तक बैक्टीरिया को कोई प्लेस नहीं मिली थी, उनको उन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाकर रखा, मोनारा। फिर यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामेशियम, डायटम्स, बहुत सारे जो ना ही एनिमल में फिट हो रहे थे, ना प्लांट्स में फिट हो रहे थे, ना फंगस, तो उनको सबको उन्होंने एक ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा। थर्ड इज फंजाई, फंगस। फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे, एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। और फाइनली आज तक हम इस मॉडर्न एरा में भी हम NCERT में आज भी हम यही 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं। बट लेटर ऑन कुछ सालों बाद 6 किंगडम सिस्टम दिया कार्ल वूज एंड हिज कलीग। कार्ल वूज ने जो RH विटेकर ने मोनारा रखा था, मोनारा में 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज के इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। One is Archaebacteria, another one is Eubacteria. तो यहाँ पर 6 किंगडम सिस्टम में मोनारा को स्प्लिट कर कार्ल वूज ने आर्कीबैक्टीरिया एक किंगडम बना दिया, एज वेल एज यूबैक्टीरिया एक अलग किंगडम बना दिया। सो इन टोटल देयर विल बी 6 किंगडम सिस्टम, बट जो NCERT में है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम। बट 6 किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 6 किंगडम सिस्टम के लिए उन्होंने 3 डोमेन्स बनाई। जैसे हमने लास्ट टेक्सोनॉमी में अगर पढ़ा हो आपने, तो उसमें टेक्सोनॉमी में जो टॉप मोस्ट हायरार्कियल लेवल आता है, उसमें किंगडम को टॉप मोस्ट प्लेस मिला है। बट अगर हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो उसमें डोमेन को टॉप मोस्ट हायरार्कियल लेवल है, domain and then kingdom and then rest all the same taxonomy। यहाँ पर 6 किंगडम सिस्टम में 3 डोमेन्स की बात हुई है जो कार्ल वूज ने कही। 3 डोमेन्स में से फर्स्ट वन इज़ आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें हार्श कंडीशन पर रहने वाले बैक्टीरिया लाइक जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन पर रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स पर रह सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो। तो ऐसी जगह पर रहने वाले बैक्टीरियाज दे आर नोन एज आर्कीबैक्टीरिया, उनको एक अलग डोमेन दे दिया। एंड देन यूबैक्टीरिया, अ ट्रू काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वो एक अलग डोमेन, प्रोकैरियोट्स हो गए। एंड देन यूकैरिया, उसमें सारे यूकैरियोट फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया। बट NCERT में हम फोकस करेंगे दी 5 किंगडम सिस्टम दैट वाज प्रपोज्ड बाय RH विटेकर इन 1969। RH विटेकर ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ कैरेक्टर्स को फॉलो किया और उस पर स्टडी कर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बनाया। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स जो यहाँ मेंशन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल टाइप। 5 किंगडम सिस्टम को उन्होंने क्लासीफाई करने के लिए क्या किया, डिफरेंट क्राइटेरिया डिसाइड किए। सबसे पहला अगर हम देखें तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इज सेल टाइप। अब सेल टाइप की जब भी बात होगी तो सेल टाइप कैसा सेल है,
मोनाराज में अगर हम देखें तो सेल इज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप. एंड व्हाट इज़ दिस प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट्स उन्हें कहते हैं जिनके पास सेल ऑर्गेनेल्स पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल लाइक हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है. वो होते हैं प्रोकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके पास एक न्यूक्लियोइड होता है. ठीक है. तो यहाँ मोनारास प्रोकैरियोटिक. अगर हम उनके सेल टाइप को देखें, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन एंड एनिमेलिया, दे ऑल कम अंडर यूकैरियोट बिकॉज they are having a membrane bound cell organelle, a well defined nucleus. Second character is cell wall. मोनारा अब देखें, पहले भाई बैक्टीरिया को, फंगस को, सबको क्या कर दिया था, प्लांटे में रख दिया था. बट जब अलग अलग हमें सेल वॉल का कॉम्पोजिशन पता चला तो उसके बेसिस पर किंगडम्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर दिया. मोनारा जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है. नॉन सेलुलोजिक मतलब पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड से बनी है. और मोनारा की जो एग्जाम्पल है जिससे सेल वॉल बनी है उन्हें हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है. सेल वॉल ऑफ मोनारा या बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. वेयर इज अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास, किसी के पास सेल वॉल है भी और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ये सेल वॉल नहीं है. ठीक है. सो इन प्रोटिस्टा द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम एंड एब्सेंट इन मेनी ऑर्गेनिजम्स. वेरस अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की भी सेल वॉल है, वो काइटिन से बनी हुई है. देखिए जो पहले कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया उसमें तो सब एक बराबर, प्लांट्स, फंगस सब एक. बट जैसे जैसे सेल वॉल का कॉम्पोजिशन पता चला उन्हें सेपरेट कर दिया गया. बिकॉज काइटिन इट इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. तो इसे अगर हम बात करें फंगस की तो फंगस की जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. एंड प्लांट वी ऑल नो दैट द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट. ये पढ़ते आ रहे बचपन से. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल. इसीलिए हमारी बॉडी जो है अगर देखें इतनी सॉफ्ट है ना. सो द सेकेंड क्राइटेरिया वॉज व्हाट, द सेल वॉल. थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखिए सेल टाइप में प्रोकैरियोट्स कहते हैं तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए यहाँ मोनारास के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. प्रोटिस्टास, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, they all are eukaryote, so they have a well defined nucleus, and if nucleus is there that means a well defined nuclear membrane is also present. So nuclear membrane present in protista, fungi, plantae and animalia. The fourth character that is body organization. body कैसे बनी हुई है? सेल्स है, सेलुलर लेवल है या सेल जुड़कर टिश्यू बना दिए हैं या टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं, ये सारी चीज़ें. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मोनाराज आर वेरी यूनिसेलुलर. मोनारा का मतलब ही यूनिसेलुलर होता है, तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइज. प्रोटिस्टा अगेन, प्रोटिस्टाज आर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलर लेवल. फंजाई सेलुलर तो है बट भाई मल्टी सेलुलर बन गया, बहुत सारे सेल बनी, but the tissues are not very confined, they are loose kind of tissues. प्लांट में वैस्कुलर बंडल्स बने, आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, मतलब टिश्यू सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया होगा. आपने सिंपल परमानेंट और ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. मतलब यहाँ पर प्लांट्स के पास टिश्यू सिस्टम है. एंड एनिमल्स जो कई हैं, जैसे सिंपलेस्ट एनिमल जो हम पॉरीफेरा में पढ़ेंगे और आगे मेमेलिया तक पढ़ेंगे, तो देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. एंड इन एनिमल्स हमारा टिश्यू लेवल, हमारा ऑर्गन सिस्टम शो करता है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम नेक्स्ट एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे. और सबसे मेन अगर हम देखें एक और कैरेक्टरिस्टिक
जिस पर फोकस किया आर.एच. विटेकर ने, इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप इसी कॉलम पर नोटिस कर लीजिए, अगर हम बैक्टीरिया या मोनारा की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया तो उसको फॉलो ही करता होगा, है ना। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ मोनारा में देखिए ऑटोट्रॉप भी है, हेट्रोट्रॉप भी हैं। ऑटोट्रॉप में भी इतना क्लेवर है, वो केमिकल से अपना फूड बना लेता है, इसलिए हम उसे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जिनके पास सेम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है लाइक प्लांट्स, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स केमिकल सब्सटेंस से फूड बनाने वाले, केमोसिंथेटिक लाइट या सोलर एनर्जी को यूज़ कर कर फूड बनाने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज कहलाते हैं। ठीक है, हर तरीके से इनको क्या करना है, अपने आप को सर्वाइव करवाना है। तो माइक्रोस्कोपिक हैं, तो हर एक तरीके से जिसको जैसा मिला, जैसा सूटेबल अपने आप को अडेप्ट कर पाए, उस हिसाब से इन्होंने अपना न्यूट्रिशन ले लिया। ठीक है, वहीं अगर हम हेट्रोट्रॉप्स पे देखें तो हेट्रोट्रॉप्स में ये सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक का मतलब हो जाता है जो डेड एंड डीके मैटर पर फीड करता हूँ, जो डेड से अपना न्यूट्रिशन लेता हूँ। एंड नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है जो अपने होस्ट को बिना मारे उससे न्यूट्रिएंट लेता चला जाता है। सो एज वी नो बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो वो क्या है, एक बॉडी हमारी बॉडी के लिए पैरासाइट है, हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट ले रहे, खुद तो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, बॉडी को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मोनारास को हम इसीलिए, क्योंकि वो हर एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट करवाने की कोशिश किया होगा, इसीलिए वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्रोटिस्टा को देखें तो प्रोटिस्टास भी ऑटोट्रॉपिक है एंड हेट्रोट्रॉपिक है। ये भी खूब मशक्क़त करे कि कहीं ना कहीं तो हम एडजस्ट हो जाएं और हमें खाने को मिल जाए और हम बस सर्वाइव कर जाएंगे। सो दे ऑल्सो डू ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टास में हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट लाइक हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल लाइक हैं। इसीलिए पहले प्रोटिस्टा जो कार्लस लिनियस ने प्रोटिस्टा या ऐसे ऑर्गेनिज्म को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था। जो बिल्कुल ऐसे ऑटोट्रॉपिक थे उनको प्लांट में धकेल दिया था, जो हेट्रोट्रॉपिक थे उन्हें एनिमल्स में दे दिया था। ठीक है, फंजाई देन अगेन है तो सेल वॉल, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, बिकॉज ये तो अपना फूड बना ही नहीं सकते थे। दे आर कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक में ये सैप्रोफाइटिक एज वेल एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। जब हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर, लाइक यू कैन सी दे आर डिकम्पोजर, जहाँ पर भी वेस्ट होगा उस पर ये ग्रो कर जाते हैं, ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं, या जहाँ इनको मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट मिला ये आसानी से वहाँ ग्रो कर सकते हैं। पैरासिटिक, दे ऑल्सो लीव्स ऑन द होस्ट बॉडी। प्लांटे की बात करें तो किंगडम प्लांटे में completely they are autotrophic. They prepare their food by the process of photosynthesis. ठीक है, and animals are completely heterotrophic. They feed on other for their nutrition, and generally the most of the organisms are holozoic काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं एंड देन लेटर ऑन एब्जॉर्प्शन चलता है। तो जो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन होता है उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये 10th में भी वर्ड आया था होलोजोइक। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दीज आर सर्टन क्राइटेरियाज दैट वर फॉलोड बाय विटेकर फॉर हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड ये एक बहुत सक्सेसफुल अभी तक का जितना भी है सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया। कौन यूकैरियोट्स है, कौन प्रोकैरियोट्स है, किसका सेलुलर लेवल है, कौन मल्टी सेलुलर है, हर एक एस्पेक्ट को उन्होंने कवर किया और 5 किंगडम सिस्टम दिया। इसके साथ साथ इन कैरेक्टर्स के अलावा भी उन्होंने कई चीज़ों पर फोकस किया। वो था कि उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशन कैसा है, किस तरीके का उनमें इवोल्यूशन हुआ है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे।
एज वेल एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो एनिमल्स अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लांट अलग तरीके से। तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर कर जो विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। बट अब अगर हम देखें कि इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ, है ना। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको फोकस किया, उनको एक ग्रुप में रखा। जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पर फोकस किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा फेमस क्यों, बिकॉज ऑफ वाइडली डिफरेंट जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज थे उनको बिल्कुल अलग कर दिया यूकैरियोटिक से, ठीक है। इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी। इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की कि कौन कैसे फूड बनाता है, उस पर ध्यान दिया गया। इन्होंने सेल वॉल पर फोकस किया कि क्या सबका केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही है या नहीं। सो ये सारे अचीवमेंट हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम हर बार चेंज क्यों होता चला जा रहा है, वाई वी नीड टू चेंज द क्लासिफिकेशन सिस्टम, अपडेट्स क्यों आते हैं। जैसे जैसे भाई ईजियर करना है, कंसेप्ट पता चलता गया, उसको कैटेगराइज करेंगे। अब यही तो नहीं कि बस प्लांट है और एनिमल है भाई सब उसी में ही कर दें, घुसा दें कि सब उसी के ही पार्ट्स बना दें। अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्रॉपर वे में अगर हम जस्टिफाई कर पाएंगे तो इट मेक्स आवर स्टडी ईजियर। तो उन्होंने हर एक क्राइटेरिया को लिया और उनके बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया जो आज तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। आई होप ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। गो थ्रू दिस चैप्टर, इट इज़ क्वाइट ईजी क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसके बेसिस पर नीट पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो प्रिपेयर इट वेल।